Hello friends, how are you? I hope you all are doing well and welcome to you guys on Delhi IAS channel and just give me some time. I want to increase the मैं अपना जो मार्कर है इसकी जो विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ. जस्ट गिव मी सम टाइम. तो देखिए ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ मैं. पिंक कैसा रहेगा? पिंक कलर चूज़ कर लिया मैंने. हाँ, अब सही है. तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू. आप सबका स्वागत है दिल्ली आईएएस में. ये हमारी जो वीडियो होने वाली है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होने वाली है और यूपीएससी आईएएस की तैयारी है. सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2024 और 26 मई 2024 को हमारा एग्ज़ाम है और हमारे पास दिन रह गए हैं 312. तो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, ये नीति आयोग ने एक इंडेक्स रिलीज़ किया है. इस इंडेक्स को जानेंगे. यूएनडीपी और इंडिया के बीच में एक एमओयू हुआ है फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में. और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये प्रोग्रेसिव रिव्यू रिपोर्ट रिलीज़ की है नीति आयोग ने. तो इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे. और अगला है चीता मोर्टालिटीज़. आप डेली डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे जो चीता हैं इंडिया में, वो जो है डेली डेली मरते जा रहे हैं. तो ऐसा क्या कारण है? तो चलिए चलते हैं आगे. तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला आर्टिकल नीति आयोग रिलीज थर्ड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. तो नीति आयोग ने जो इंडेक्स रिलीज़ किया है, इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि ये बेसिकली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कि हमारा एक्सपोर्ट की प्रिपरेशन कितनी है, कैसा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का, कहाँ कहाँ उसमें लैकिंग एरियाज़ हैं और क्या क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं उस एक्सपोर्ट को प्रमोट, इंडिया से जो हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है उसको वर्ल्ड में करने के लिए. तो उसके बारे में ये जो हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है. जस्ट गिव मी सम टाइम. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में. सेक्टर स्पेसिफिक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, यहाँ मैं आपको छोटा सा इंडिया का मैप बना देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लगता रहे. थोड़ा रफ मैप है तो समझ जाइए. तो यहाँ से जो है सेक्टर स्पेसिफिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या एक्सपोर्ट हो रहा है. हमारे जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसके मेनली 4 पिलर है. पहला है पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. इन पिलर्स पे हम मेजर करके जो ईपीआई है, ये हमारा जो नीति आयोग है ये बनाता है. और जो स्टेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है वो इस बेसिस हुआ है कि कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं, लैंड लॉक स्टेट कैसे हैं और हिमालयन स्टेट्स कैसे हैं, और हमारा यूटी जो स्मॉल स्टेट हैं वो हमारे कैसे हैं, उनके बीच का कंपटीशन के स्टेट का क्लासिफिकेशन किया गया है इन 4 बेसिस पे. तो फ्रेंड्स, जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक टॉप परफॉर्मर है. और फ्रेंड्स, दोस्तों, इन सब में एक कॉमन चीज़ ये है, ये हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं. हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा हमारे अदर फिर टॉप परफॉर्मर हैं डिफरेंट कैटेगरी में. हरियाणा लैंडलॉक कैटेगरी में, उत्तराखंड हिमालयन कैटेगरी में. 99% जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में आते हैं. और जो हमारी जो 10 कमोडिटीज़ हैं, जो 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 हमारा एक्सपोर्ट की टॉप 10 कमोडिटी हैं, वो नियरली 80% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट को कवर करती हैं. और ये 10 कमोडिटीज़ होती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, फार्मास्यूटिकल होते हैं, और हैवी मशीनरी होती है, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब. फ्रेंड, अगला है दोस्तों, केवल 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हमारा जो वैसे इंडिया में नियरली 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से केवल 100 डिस्ट्रिक्ट से हमारा 87% ऑफ एक्सपोर्ट कवर करता है. जैसे आप देख सकते हैं, जो कोस्टल एरिया पे जो स्टेट्स हैं, इनके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड हैं और अदर प्रॉब्लम्स भी हैं. 49% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट जो हमारा होता है, ओनली 10 डेस्टिनेशन है, जैसे यूएस है, यूरोप है, चाइना है. चाइना नहीं होगा, इससे अदर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें तो टॉप जो 49-50 लगभग ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट इन 10 कंट्रीज़ में होता है. आगे एक चैलेंजेस क्या है इंडिया के एक्सपोर्ट में, वो है हमारी एयर कनेक्टिविटी. सेवरल रीजन्स में इशू है. आप देखते हैं कि एयर कनेक्टिविटी जो एक्सपोर्ट को, स्पेशली अब एग्रीकल्चर गुड्स अगर यूपी में बन रहा है तो इसको महाराष्ट्र तक ले जाने में बहुत दिक्कत है. तब तक ये पेरिसेबल कमोडिटीज़ होती हैं और इनकी जो एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है या फिर प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एयर कनेक्टिविटी से टाइमली जो फॉरेन कंट्री तक नहीं पहुंच पाता है. लोअर परफॉर्मेंस इन R&D है, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग है, वर्कशॉप फॉर एक्सपोर्ट्स हैं, एंड एब्सेंस ऑफ रिलायबल स्टैटिक्स है. तो क्या रिकमेंडेशन दी है नीति आयोग ने इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? तो उसने पहली रिकमेंडेशन है, लोकेशन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी चाहिए कि अगर कोस्टल एरिया है क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, लैंड लॉक्ड एरिया है क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए हम अलग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं. क्योंकि आप देखते हैं नॉर्थ स्टेट में हिमालयन एरिया ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड हो सकते हैं.
एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, अभी हमारा मेनली जो यूरोपियन कंट्री जो और जो अमेरिका में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोप और अमेरिका में, तो इससे हमें डाइवर्स करके लैटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनमें हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, और एशियन कंट्रीज़ हैं। आइडेंटिफाई हाई ग्रोथ सेक्टर, थर्ड पॉइंट। हाई ग्रोथ सेक्टर होते हैं जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और इम्प्रूव एंड डाटा अवेलेबिलिटी। डाटा हमारे पास एक्सपोर्ट का अच्छा होना चाहिए, तभी हम सारी प्रोग्रेस जो है कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये है यूएनडीपी और इंडिया ने एक साइन किया है एमओयू जो स्ट्रेंथन करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो क्या होता है एमओयू दोस्तों? एक एमओयू एक एग्रीमेंट होता है किसी दो पार्टीज़ के बीच में, एक पार्टी P1 है, एक पार्टी P2, पार्टी P1 है और ये पार्टी हमारी है P2। अब ये दोनों किसी बात पे कोई टॉपिक को लेकर मान लीजिए कि P1 जो है P2 के पास कोई कंपनी बेचना चाहती है, कंपनी लगाना चाहती है, तो दोनों में एक एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या उसमें एक दोनों पार्टी कंसल्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या हम टैक्स टैरिफ रखना चाहते हैं, कितने परसेंटेज हम चार्जेज या टैक्स लगाना चाहते हैं, ये सब। तो इससे बोलते हैं एमओयू। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है फार्मर्स के लिए, उनके जो क्रॉप होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम है क्रॉप्स के लिए, बेसिकली क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए, फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए। कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, फ्लड आ जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई ये जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं इनसे नुकसान हो जाता है, तो इन सब से फार्मर्स को एक प्रीमियम, अगर फार्मर्स एक प्रीमियम जमा करते हैं और उससे फिर उनका जो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं अपने जो भी उन्हें नुकसान होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती है। आगे देखते हैं कि यूएनडीपी और इंडिया ने एक यूएनडीपी इंडिया यानी एक एब्सोल्यूट नाम की कंपनी है, बायोसाइंस कंपनी, उसने ये एमओयू साइन किया है पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्ट्रेंथ करने के लिए एंड रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। तो अभी हमारे इशूज़ क्या थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? तो इसमें स्कीम में जो अभी कमी है वो ये है कि सम स्टेट्स जो हैं वो इससे बाहर हो चुके हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते वो इस स्कीम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बिहार हो गए जैसे राज्य, कि उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते वो अपने राज्य में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लो कंपनसेशन मिल रहा है फार्मर्स को, उनका क्लेम है मान लो 1 लाख रुपए का 1 एकड़ पर अगर नुकसान होता है, लेकिन कंपनियां केवल 30,000 रुपये ही दे रही हैं। तो इस तरीके से इसमें स्कीम में प्रॉब्लम आ रही है। अगला क्या है कि जो ईल्ड है हमारे पास, ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट रहता है। फार्मर क्लेम्स करता है, अगर कोई भी फार्मर क्लेम करते हैं कि उनके 1 एकड़ में उनके 40 किलो गेहूँ होने वाले थे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, पर कंपनियां कहती हैं नहीं वो केवल 30 होने वाले थे, 20 केजी होने वाले थे। तो इस तरीके से ईल्ड रिलेटेड डिस्प्यूट रहता है। लैक ऑफ अवेयरनेस एक बिग इशू है। अगला इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिन्हें इस स्कीम का पता ही नहीं है, वो स्कीम का अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो क्लेम नहीं ले पाते हैं। और करेक्ट मेथोडोलॉजी फॉर रिपोर्टिंग क्लेम्स, कोई मेथोडोलॉजी में करेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है, सब्जेक्टिविटी होने के कारण उसके क्लेम जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं फार्मर्स के। और फेलियर टू फोरकास्ट रेनफॉल, ये एक साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरी अभी है, आपने देखा होगा गाँव में, आपके पास भी मोबाइल पर जगह जगह SMS आते होंगे कि कब रेन होने वाली है, क्या टाइम पीरियड होने वाला है, लेकिन एक एक्यूरेट रेनफॉल फोरकास्ट जो फार्मर्स को चाहिए वो अभी उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थे, इशूज़ थे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे मेंस के लिए, तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके आंसर को बेटर करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस स्कीम से रिलेटेड या इन जनरल फार्मर से रिलेटेड, फार्मर्स के इशूज से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है एमओयू विल हेल्प इन। अब ये जो एमओयू सरकार ने साइन किया है कैसे हेल्प करेगा फार्मर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को, या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो होने वाला है एमओयू, ये डिजिटलाइज कर देगा सर्विस डिलीवरी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस की, और इससे जो इसकी जो रीच होगी स्कीम की, और जो कितने जो फार्मर्स का बेनिफिट लेना चाहेंगे वो ले सकेंगे। फॉर एग्जांपल वो अपने मोबाइल के थ्रू अपना एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को, उनके पास जो एक्यूरेट डाटा होगा अपने क्रॉप असेसमेंट रिलेटेड, क्लेम्स रिलेटेड। फिर दूसरे इसमें जो एडवांटेज है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होगी वो डाटा ड्राइवन सॉल्यूशन होंगे। एक कितना जो भी जब कोई रेनफॉल होता है या फिर कोई इरेटिक मानसून आने के जो लॉस ऑफ क्रॉप होता है, एरिया कवरेज होता है, इन सब का मेजरमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, ड्रोन की हेल्प ली जाएगी। तो इससे फार्मर को बहुत ईजी हो जाएगा उसको कंपनसेशन क्लेम करना और मॉनिटरिंग करना इस स्कीम की, एंड फार्म लैंड का आइडेंटिफिकेशन करना और R&D करना। तीसरा है प्रोमोटिंग क्रेडिट प्रोफाइलिंग ऑफ फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्यूरेट क्रॉप लॉस असेसमेंट एंड रिस्क इवेल्यूशन।
तो जो अभी जो फार्मर की क्रेडिट कैपेसिटी है वो उसके लैंड के बेस पे दी जाती है, लेकिन जब उसका क्रॉप इंश्योरेंस कवर रहेगा कि लैंड को मान लो क्रॉप इंश्योरेंस उसने कर रखा है, तो उसका एक लोन की कैपेसिटी जो होती है उसके लैंड से रिलेटेड वो भी बढ़ सकती है कि इन द केस अगर फार्मर की क्रॉप लॉस हो जाता है, वो लोन फेल हो जाता है, तो इस कारण से बैंक क्या करते हैं, डिनाई करते हैं कि ये कौन पे करेगा। पर अगर उनकी क्रॉप है वो इंश्योरेंस में कवर है तो उनको भी एक मोर कॉन्फिडेंस मिलेगा फार्मर से और वो ईजिली उनको लोन दे पाएंगे। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम को जान लेते हैं। ये 2016-17 में आई थी। इसने एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना था इस स्कीम को हमारे जो फार्मर्स हैं देश दोस्तों, जो देश के लिए, हमारे लिए, आप सब के लिए, हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। और जो क्रॉप लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है अनफोर्सीन इवेंट्स में। अनफोर्सीन इवेंट्स दोस्तों जैसे होता है मान लो फ्लड, बाढ़ का आ जाना, कोई इंसेक्ट्स, कई बार आपने देखा होगा, एक बार लोकस्ट अटैक हो गया था, डेजर्ट लोकस्ट अटैक, तो इस तरीके से हो जाता है। या फिर कुछ कैलेमिटी हो जाती है जैसे कि इरेटिक रेनफॉल होता है, कई बार आपने देखा होगा हेल्स या स्टोन, ओलावृष्टि हो जाती है, उससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके के कुछ नुकसान इसमें कवर होते हैं। और ये जो स्कीम है ये सभी राज्य में और सभी फार्मर को अवेलेबल है वॉलंटरी बेसिस पे। पहले कोई कंपल्सन नहीं है। पहले इसमें जो फार्मर पहले क्या होता था, जो फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड होता था जिनके पास, उन्हें एक कंपलसरी होता था उनके लिए केसीसी लेते समय ये स्कीम भी अपने ऊपर लेना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पर ये भी वॉलंटरी। अब इसमें क्या प्रीमियम पे करना होता है फार्मर को, तो अगर खरीफ के सीजन की क्रॉप होती है, खरीफ का सीजन दोस्तों होता है जो हमारा बरसात का सीजन होता है, यानी कि जून और सितंबर के बीच का जो पीरियड होता है, जून जुलाई का सितंबर, तो वो खरीफ है। इसमें फार्मर को 2% अपना प्रीमियम देना पड़ता है, यानी कि अगर वो क्लेम 1 लाख का है या उसका जो क्रॉप एरिया है तो उस पर 2% उसे देना पड़ेगा, जो भी उसकी क्रॉप वैल्यू होती है उसकी, उसका 2%। और 1.5% रबी सीजन फ्रेंड्स होता है अक्टूबर से लेकर अपने फरवरी या मार्च तक का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इसमें ये जो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रीमियम 2% है खरीफ में, 1.5% है रबी में। ये अलग अलग होता है, कई बार प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना होगा। और अगला होता है जो 5% प्रीमियम होता है अगर कोई कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है दोस्तों जैसे कोई बागवानी है, यानी कि कोई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अपने कोई ड्राई फ्रूट्स की है जैसे कि काजू बादाम, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब के लिए। तो ये था हमारा पूरा एक आर्टिकल। यूएनडीपी और यूएनडीपी इंडिया ने साइन किया है एमओयू स्ट्रेंथन करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों होता क्या है, स्कीम तो अच्छी होती है, इंटेंशन अच्छी होती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। और ये चीज़ आपको मेंस में भी आपके बहुत हेल्प करेंगी। इन पॉइंट्स को लिखिए, मेंस के लिए तैयार कीजिए, और इस इम्प्लीमेंटेशन को बढ़िया बनाएगा ये जो स्कीम है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। ओके, तो ये अगला जो आर्टिकल है ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर है। इसकी एक प्रोग्रेस रिव्यू 2023 में रिलीज की है नीति आयोग ने। तो चलिए देखते हैं। अभी जो ये जो रिपोर्ट है रिलीज होती है नीति आयोग के द्वारा। फ्रेंड्स, नीति आयोग हमारे देश का एक थिंक टैंक है जो एक पॉलिसी जो बनाता नहीं है, पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करता, बस ये एडवाइस देता है, अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट उस रिपोर्ट पे एक्शन लेके स्कीम्स बनाती है। तो देखते हैं दोस्तों इस नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया पे क्या प्रोग्रेस अपनी रिव्यू रिपोर्ट दी है। तो बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आपने पढ़ा होगा 2019-21 का रिसेंट जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, उसमें जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो रिडक्शन हुआ है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, उसके बारे में बात कही है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था और फर्स्ट में कितना MPI रिडक्शन हुआ है। तो इसी के बेस पे अंडर का गवर्नमेंट ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, इसमें जिसकी नीति आयोग नोडल एजेंसी है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करती है, और जो GIRG है ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव मॉनिटर करता है इंडिया परफॉर्मेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो क्या फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की, तो दोस्तों इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है सबसे ज़्यादा इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पुअर जो डिक्लाइन हो गए हैं, डिक्लाइन देखने को मिला है। उसमें 2015-16 में मल्टी डायमेंशनल पुअर 24.85% था, जो अब डिक्लाइन होकर 14.96% हो चुके हैं। दोस्तों जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करें तो अगर आप ये डाटा उठाते हैं, लिखते हैं, तो इसमें एक्यूरेट पॉइंट के बाद जो फिगर्स है इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अप्रोक्सीमेट डाटा रख सकते हैं और इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ आप ईयर लिख सकते हैं 2014 में हमारे इतने परसेंट थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 24% मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से पॉवर्टी थी, और अब ये घट के हो चुकी है 14%। तो 10% का रिडक्शन देखने को मिला है 2020 19-20 में।
ओके, तो इस तरीके का ग्राफ आप जरूर बनाएं अपने मेंस में और इसे अपना रिकॉर्ड करके सेव करके लिख सकते हैं। अगला इसमें इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी थी जो उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है 47% से 44%। इसमें 12 इंडिकेटर्स इस रिपोर्ट में और इस इंडेक्स में एमपीआई में यूज होते हैं एमपीआई, और उन सभी इंडिकेटर्स में हमें जो स्टैटिक्स जो बताता है साइज स्टैटिक्स सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जैसे कि डिवाइडेड इंटू 3 इयर्स हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें मतलब जो इंडिया का परफॉर्मेंस सुधार हुआ है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, और इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एमपीआई की वैल्यू में सुधार करने के लिए। स्टेट जो कौन से राज्य हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ गति से है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसका रिडक्शन हुआ है, वो है यूपी, और उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। दोस्तों आपके यहाँ दिमाग में आ रहा होगा कि यूपी और बिहार जैसे स्टेट तो बैकवर्ड स्टेट है, तो इन स्टेट्स ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया है? इसका रीजन है दोस्तों, मान लीजिए आपके मार्क्स आ रहे हैं 90% और आपको लाने हैं 93%। अब 90 से 92, 93, 94 1% बनाने के लिए बहुत इफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 40% तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगर आप हार्ड वर्क करें तो 70% पहुंच जाएं, 30% इंप्रूवमेंट करें। इसी तरह यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, यहाँ इंप्रूवमेंट के चांस बहुत अच्छे हैं। ऑन अदर साइड हरियाणा, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र ये ऑलरेडी वेल डेवलप्ड स्टेट हैं और इनमें जो ग्रोथ रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनमें भी होती है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है देखने को मिलती है। इंडिया दोस्तों इस रिपोर्ट कहती है कि अपना जो इसका जो टारगेट है एसडीजी टारगेट 1.2 है रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, उसको मच एट 2030 से काफ़ी पहले उसे अचीव कर सकता है। और क्या स्कीम्स हैं जो इंडिया के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को सुधारने में मदद करती हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, पोषण अभियान है। आप आई होप आप सब इन स्कीम्स के बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर के लिए, जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और आवास योजना हाउस होल्ड जो हाउस प्रोवाइड करती है पुअर्स ऑफ इंडिया को। तो इन सब ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफ़ी सिग्निफिकेंट हेल्प की है। तो ये था ये हमारा आर्टिकल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, और नीति आयोग का क्या इसका विश्लेषण था ये आपने देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो आर्टिकल है ये है प्रिलिमिनरी एनालिसिस। आपने देखा होगा चीता जो इंडिया में है तेज़ी से डिक्लाइन कर रहे हैं, चीता की परफॉर्मेंस। चीता जो डाई का आपने आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि कोनोपालपुर नेशनल पार्क में जो चीता मर रहे हैं एक के बाद। तो क्या रीज़न है इस पे? जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इंडिया की जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में आती है, उसने एक एनालिसिस किया है चीता मोर्टेलिटीज़ पे, और वो उसके बारे में रिपोर्ट है। एनटीसीए कहता है कि ग्लोबल एक्सपीरियंस हमारे पास ऐसा है ग्लोबल में, जो अदर कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ चीता का रीइंट्रोडक्शन हुआ है वहाँ पर स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में चीता का रीइंट्रोडक्शन करने में 50% मोर्टेलिटी तक देखने को मिली है चीताज में। तो जो इंडिया में चीता डाई कर रहे हैं अपने नए रिहेबिलिटेशन में, नई जगह पे, तो वो एक कोई नई चीज़ नहीं है। अगर प्रीवियस जो हम पास्ट एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ग्लोबल एक्सपीरियंस देख रहे हैं, तो अफ्रीका में भी ऐसा हो चुका है रीइंट्रोडक्शन करते हुए, 50% तक मोर्टेलिटी रही है। और क्या कारण है ये मोर्टेलिटी हो रही है, चीता जो मर रहे हैं? इसका कारण है कि जब आप समझिए कुछ चीते हमारे पास जो अंगोला से आए हैं, कुछ नेमीबिया से आए हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से आए हैं। अब अलग जो कंट्रीज़ के चीताज आते हैं, जब वो एक ही नेशनल पार्क में रहेंगे, कोनोपालपुर नेशनल पार्क में, तो वहाँ उनके आपस में बीच में लड़ाई होगी। क्योंकि देखिए वो चीता है, वो इंसान नहीं है, वो आपस में लॉ नहीं बनाते हैं। उनको जब कोई नया स्पीसीज दिखता है, अपनी स्पीसीज़ का नया एनिमल दिखता है, कहीं नए एरिया का दिखता है, तो उन्हें एक डर लगता है कहीं हमारी टेरिटरी पे कब्जा ना कर ले। उसके अलावा कुछ बीमारी हो सकती है, चीताज को इंजरी हो जाती है आपस में कुछ हंटिंग ऑफ प्रे करते हुए। तो उस मान लीजिए चीता है, ये शिकार कर रहा है। शिकार करते करते इसे जंगल में नुकीली झाड़ियाँ होती हैं और इससे कुछ चुभ के इसके चोट लग जाती है, यहाँ पर घाव बन जाता है और उस घाव में मैगेट्स और कीड़े आके कर देते हैं और इससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा रोड हमारे पास जब चीता, क्योंकि कई रोड और इंसान गाड़ी चलाता है, वो भी चीते को किसी रोड से एक्सीडेंट हो सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है और प्रेडेटरी अटैक्स भी हो सकते हैं। एनटीसी क्या कहती है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये इंडिया में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है। और प्रोजेक्ट चीता में दोस्तों टोटल 20 रेडियो कॉलर जो चीता हैं वो नेमीबिया या साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। दोस्तों आपको ये नाम याद होने चाहिए, जैसे कि नेमिया, साउथ अफ्रीका, मतलब
एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। यहाँ अपनी एटलस खोलनी चाहिए और उनकी ग्राफ पे इसकी मैपिंग करनी चाहिए कि नामीबिया हमारा साउथ के वेस्ट की तरफ है, साउथ अफ्रीका साउथ में सबसे डाउन है, और जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है ये आपको इंडिया का आप मैप बना के इसकी मैपिंग कर सकते हैं, एटलस से इसकी मैपिंग कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऊपर की तरफ यहाँ कूनो नेशनल पार्क है। अब दोस्तों प्रोजेक्ट चीता में क्या क्या मुश्किलें हैं, आपका ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है कि व्हाट आर द इशूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट चीता। तो चीता देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें यह है कि अभी हम चीता को अगर एक्सटेंडेड पीरियड तक क्वारंटाइन में रखते हैं तो उसकी अडाप्टिव कैपेबिलिटी आएगी जो जंगल में, अगर आप, क्योंकि आप जानते होंगे कि क्वारंटाइन पीरियड आपने कोरोना वायरस के दौरान सुना था कि किसी इंसान को 14 दिन तक 21 दिन तक एक कमरे में रख देना, क्वारंटाइन रखना तब तक, ताकि अगर उसमें कोई वायरस है तो वो 14-21 दिन में निकल के बाहर आ जाएगा और उसे पता चल जाएगा हमें वो बीमार है। वरना वो 14-21 दिन में अगर वो कमरे में ना रहे और सबसे मार्केट में मिलता रहे तो वो सबको वायरस स्प्रेड कर सकता है। इसी तरह चीता आते हैं तो क्वारंटाइन पीरियड में जब रखते हैं तो जब उन्हें क्वारंटाइन पीरियड अगर ज़्यादा होता है तो बाहर जब वो जंगल में जाएंगे, अपने क्वारंटाइन से निकल के किसी जंगल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अडाप्ट ना कर पाए उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि जो पहले फूड बैठे बैठाए मिल रहा था, पानी मिल रहा था, अब उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगला रीजन होता है चीता रिलेटिवली बहुत ही नाजुक होते हैं, वो शेर और बाघ की तरह मजबूत नहीं है और कुछ भी उन पे जो इंजरी आती है, फेटली इंजर्ड होकर वो अपने आप को नुकसान कर लेते हैं और मर जाते हैं, मोर्टेलिटी हो जाती है। फिर जो स्पेस है, जो जंगल है कीनो नेशनल पार्क, उसका स्पेस भी लिमिटेड है। अगर आप देखें इस बात को कि जो जो चीता है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल है, फास्टेस्ट मैमल है जो भाग सकता है, और उसको फिर जब अपना शिकार करता है एक बड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन जो लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड प्रे होता है, शिकार खाने को नहीं मिलता, तो उस वजह से भी वो थक के मर सकते हैं। मतलब खाना नहीं मिल रहा है टाइम पे उनको। अगर खुद सोचिए आप इंसान हैं, आपको अगर भोजन ना मिले, ब्रेकफास्ट ना मिले, आपको लंच ना मिले, तो आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। इसी तरह चीता है, जब उसे भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। अगला रीजन है चीता, अगला जो इस टॉपिक में हम जानते हैं चीता के बारे में, वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल है, कीस्टोन स्पीसीज होता है। अगर किसी एनवायरनमेंट में, एक इकोसिस्टम में चीता सर्वाइव कर रहा है तो एक फूड चेन आपने पढ़ रखी होगी, एक फूड चेन कैसे एक एनिमल दूसरे स्पीसीज के एनिमल से लिंक होते हैं। अगर एक कीस्टोन स्पीसीज सर्वाइव करती है तो इसका मतलब अदर स्पीसी भी हैं वहाँ पर कुछ, वो एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट डेवलप होता है। तो ड्राई फॉरेस्ट और इसका फॉरेस्ट सवाना में चीता मिलता है। प्रोजेक्ट जो चीता है हमारा अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स की जो अपेंडिक्स की कैटेगरी उसमें अपेंडिक्स 1 में आता है। IUCN स्टेट अफ्रीकन चीता का वल्नरेबल है, क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीका, मान लीजिए ये आपकी अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका में तो चीता की संख्या प्रेजेंट है, लेकिन एशिया तक चीता क्रिटिकली इंजर्ड है। जो एशिया की, जब हम यहाँ कंट्रीज़ की बातें करते हैं तो इसमें आप जानते हैं केवल जो एक सेकेंड, एशिया की जब हम कंट्रीज़ की बातें करते हैं तो उसमें आप मान लीजिए इंडिया है, ईरान ही ऐसा है जिसके पास अभी नेचुरल हैबिटेट में अपने चीता बच्चे इंडिया में एक्सटेंट हो गए थे 1950s के लगभग में। तो इतने लिमिटेड होने के कारण इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है इंडिया में। तो ये था हमारे पास जो NTCA ने अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट दी है मोर्टेलिटीज़ ऑफ चीतास के बारे में, उसके बारे में आर्टिकल। तो चलिए आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड please like and share and subscribe this video and this channel, and thanks for watching and subscribe। आपका जो सब्सक्रिप्शन है हमें मोटिवेशन देता है, मुझे मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इस दिल्ली IAS चैनल को। तो हमारा टारगेट है इस वीडियो के बाद हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो, और फिर हम अगली वीडियो और जोश में बनाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।